इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने मन ही मन शुनशुन से माफी मांगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अब उसे और नहीं बचा पाऊंगा। उस वक्त हालात बहुत खराब थे। एक क्लास सी टीम को मिशन पर बाहर भेजा गया था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या ये टीम वाकई सही सलामत वापस आ पाएगी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस रात मॉन्स्टर बैरियर बहुत ज्यादा थे और पास में सिर्फ वही एक टीम बची थी जो साथ जा सकती थी। सबको लगा कि ये सिर्फ एक क्लास एफ लेवल का बैरियर है तो सब ठीक रहेगा। तभी टीम के एक आदमी ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि शुका जल्दी करो। उन्होंने मुझे अपनी टीम में सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं मरे हुए मॉन्स्टर्स की चीर फाड़ कर सकता हूँ। वो लोग मुझे काम पर लगने के लिए कहने लगे। असल में मेरा पुनर्जन्म हुआ था, मैं दोबारा पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत कमजोर था। सामने विंड वुल्फ के ढेर लगे थे। टीम के लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं इन मॉन्स्टर्स की खाले निकाल पाऊंगा या नहीं। वो मुझे एक कमजोर कड़ी समझ रहे थे। मुझे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और अपना काम शुरू किया। मेरा मकसद ये देखना था कि क्या मैं इन मॉन्स्टर्स के शरीर से उनकी ताकत निकाल सकता हूँ या नहीं। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। वहाँ लिखकर आने लगा कि मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस बढ़ रहे हैं। मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद से मुझ में ये खास पावर आ गई थी कि मैं मॉन्स्टर्स की खूबियाँ निकाल सकता था और उनके जख्मों से उनकी शक्तियाँ भी चुरा सकता था। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया था। मुझे समझ आ गया कि अब जब तक मुझे मरे हुए मॉन्स्टर्स मिलते रहेंगे, मैं बिना रुके ताकतवर बनता जाऊंगा। जब मैंने काम खत्म किया तो एक लड़की जिसका नाम लूसिया था, उसने मेरी तारीफ की। उसे यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा काम करूंगा। धीरे धीरे मुझे अपनी बढ़ती हुई ताकत महसूस होने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। हमने सारे विंड वुल्फ खत्म कर दिए थे, लेकिन बैरियर खत्म होने का टाइमर अभी तक शुरू नहीं हुआ था। अचानक मेरे सामने एक लेवल 30 का वुल्फ किंग बॉस आ गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक छोटे से ई रैंक बैरियर में इतना बड़ा वुल्फ किंग होना नामुमकिन था। ये हमारी ताकत से बहुत बाहर की बात थी। टीम के लीडर ने चिल्लाकर कहा कि हम इसे हरा नहीं सकते, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। अगर ये यहाँ से बाहर निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्टॉर्म वुल्फ किंग से मुझे क्या शक्तियाँ मिल सकती हैं। बाहर हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। उन्हें पता चल गया था कि ई रैंक का बैरियर अचानक अपग्रेड हो रहा है और अंदर कोई बहुत ताकतवर चीज पैदा हुई है। उन्हें पता था कि हमारी टीम वहाँ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। पूरे इलाके को ब्लॉक करने का आर्डर दे दिया गया और बैकअप के लिए एक बड़ी टीम को बुलाया गया, जिसे पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगने वाले थे। अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। वुल्फ किंग के हमले बहुत तेज थे। टीम के लोग हार मान रहे थे। मुझे भी लगा कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए था, एक ऐसा वार जिससे सब खत्म हो सके। वो मॉन्स्टर इतना तेज था कि मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक रास्ता दिखा। मुझे पता चला कि मैं सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं बल्कि दूसरे योद्धाओं से भी शक्तियाँ हार्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने फौरन एक योद्धा की शैडो स्टेप नाम की शक्ति हासिल कर ली। जैसे ही मुझे 10 स्पीड पॉइंट्स और शैडो स्टेप की पावर मिली, मेरा पूरा शरीर बिजली की तरह तेज हो गया। अब मैं वुल्फ किंग का सामना करने के लिए तैयार था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस पर हमला किया और उसे मार गिराया। जैसे ही वो मरा, मुझे उसकी ब्लड लाइन मिल गई। अब मेरे पास वुल्फ किंग की ताकत थी। अब मैं खुद एक वेयरवुल्फ में बदल सकता था। हालांकि ये पावर सिर्फ 3 मिनट के लिए ही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। टीम के बाकी लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा एक मामूली दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक हमला कर सकता है। मैंने उनसे बस इतना कहा कि ये तो बस जान बचाने के लिए किया गया एक आखिरी हमला था और किस्मत से उसका निशाना सही जगह लग गया। वुल्फ किंग के मरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इस जीत का सारा श्रेय मुझे जाता है और जो भी कीमती चीजें मिली हैं वो मेरी हैं। जब हम बैरियर से बाहर निकले तो वहाँ बाहर खड़े लोग हमें देखकर हैरान थे। हमने उन्हें बताया कि अंदर एक वुल्फ किंग लीडर आ गया था और हमने अपनी टीम का एक साथी खो दिया। वो लोग चौंक गए कि वुल्फ किंग के होने के बावजूद हम जिंदा कैसे बच गए। हम बहुत थक चुके थे। मैंने उनसे कहा कि हमें आराम करने दिया जाए। घर लौटते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बैरियर जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 साल के अंदर ये मॉन्स्टर हमारे शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। मुझे बहुत जल्दी और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। बस यही एक तरीका था जिससे मैं इस खतरनाक दुनिया में खुद को जिंदा रख सकता था और अपनी छोटी बहन की हिफाजत कर सकता था। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी बहन शान व्हील चेयर पर बैठे बैठे पुराने कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद पर बहुत बुरा लगा कि मैं उसकी मदद के लिए वहाँ नहीं था। उसने मुझे देखते ही माफी मांगी कि वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा था कि वो मुझ पर एक बोझ है क्योंकि मेरा सारा पैसा उसके इलाज में चला जाता है। उसकी
आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे गले लगाया और साफ कह दिया कि तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके पैर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। पैसे की अब कोई फिक्र नहीं थी। मैं उसके लिए उसका पसंदीदा खाना हेरी क्रैब लेकर आया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना महंगा खाना मैं कहां से लाया। उसे लगा कि शायद मेरी पावर बढ़ गई है। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया और कह दिया कि तुम्हारा भाई अब दुनिया में सबसे ताकतवर बनेगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगले दिन मुझे एक और मिशन पर निकलना था। नियम के मुताबिक किसी भी बैरियर में जाने के लिए सिविलियंस को एक एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ना जरूरी था। मैं टीम ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे मेरी एक पुरानी क्लासमेट मुयाई मिल गई। उसने अभी अभी अपनी एक टीम बनाई थी और मुझे उसमें शामिल होने का ऑफर दिया। मैं तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसकी टीम के बाकी लोग मुझे देखकर खुश नहीं थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा लेवल सिर्फ 10 है, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। मुयाई ने उन सबको डांटा और साफ कह दिया कि ये मेरी टीम है और अगर किसी को एतराज है तो वो अभी छोड़कर जा सकता है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैंने भी कह दिया कि आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। वो लोग थोड़े घमंडी थे। वो कह रहे थे कि हमें डी रैंक के छोटे मिशन नहीं बल्कि बी रैंक के बड़े मिशन करने चाहिए। लेकिन मुयाई समझदार थी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि ये डी रैंक बैरियर जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इससे पहले 3 टीमें यहाँ नाकाम हो चुकी हैं। जैसे ही हम बैरियर के अंदर पहुँचे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सामने अचानक कंकालों की एक फौज यानी अनडेड मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला कर दिया। टीम के बाकी लोग उनसे लड़ने में लग गए। वो मॉन्स्टर बार बार मरकर फिर से जिंदा हो रहे थे। मेरे लिए ये एक सुनहरा मौका था। जब बाकी लोग लड़ाई में बिजी थे मैंने चुपके से अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उन मरे हुए मॉन्स्टर्स से उनकी ताकत खींचना शुरू कर दिया। वहाँ सिस्टम के मैसेज आने लगे कि मेरी ताकत बढ़ रही है। टीम के लोगों ने मुझे डांटते हुए कहा कि अगर मैं लड़ नहीं सकता तो कम से कम इन हड्डियों को एक जगह जमा करने का काम तो करूं। मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि हड्डियों को छूते ही मैं उनसे और भी ज्यादा ताकत एक्सट्रैक्ट कर पा रहा था। इसी बीच मुझे शैडो पावर भी मिल गई, जिससे अब मुझ पर इन अनडेड मॉन्स्टर्स की काली शक्तियों का कोई असर नहीं होने वाला था। लड़ाई खत्म हुई लेकिन बैरियर गायब नहीं हुआ। तभी हमें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बैरियर नहीं बल्कि एक डबल बैरियर है। एक बैरियर के अंदर दूसरा बैरियर। इसका मतलब था कि ये असल में क्लास सी या क्लास बी लेवल का खतरा हो सकता था। टीम में बहस शुरू हो गई। एक ने कहा कि हमें वापस जाकर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बाकी लोग लालची थे। उन्हें लगा कि रिपोर्ट करने का मतलब है कि सारा कीमती सामान हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। मुझे पता था कि ये बहुत खतरनाक है। डबल बैरियर में एक बार घुसने के बाद आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप अंदर के हर एक मॉन्स्टर को खत्म न कर दें। लेकिन अगर मैं उनके साथ नहीं जाता तो वो लोग अंदर जाकर अपनी जान गंवा देते। अपनी बहन के लिए और खुद को और ताकतवर बनाने के लिए मैंने भी उनके साथ अंदर जाने का फैसला किया। मुझे बस उम्मीद थी कि अंदर हमारा सामना किसी ऐसी चीज से न हो जाए जिसे हम संभाल न सकें। बैरियर के अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि मामला बहुत गंभीर है। वहाँ चारों तरफ नीले रंग के कीमती पत्थर बिखरे हुए थे। उन्हें देखते ही टीम के लोग पागल हो गए। वो चिल्लाने लगे कि हम अमीर हो गए, ये तो एक जन्नत है। उनके अंदर का लालच साफ दिख रहा था। जब मैंने एक पत्थर की तरफ देखा तो उनमें से एक योद्धा ने मुझे झिड़कते हुए कहा कि मैं यहाँ जलने के लिए खड़ा हूँ क्या। उसने साफ बोल दिया कि इन पत्थरों पर मेरा कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा। तभी माहौल अचानक बदल गया। उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक बोला कि ये पत्थर उसके हैं और अगर कोई बीच में आया तो वो उसे जान से मार देगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गलत है। उन सबका व्यवहार एकदम बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भ्रम या जादू के जाल में फंस गए हों। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनमें से एक ने दूसरे पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। उस पल मुझे एक नई शक्ति महसूस हुई। मेरी आंखों में एक चमक आई और मुझे इनसाइड आई की पावर मिल गई। ये पावर मुझे उन लोगों से मिली थी जो पहले मर चुके थे। जैसे ही मैंने इनसाइड आई का इस्तेमाल किया मेरे सामने से सारा धुंधलका हट गया। मुझे समझ आया कि मैं भी उसी भ्रम में फंसने वाला था, लेकिन मैंने समय रहते खुद को उस जादू से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो भ्रम टूटा मैंने देखा कि असली दुश्मन हमारे सामने थे। वो रूहानी मॉन्स्टर्स थे जो धुएं की तरह दिख रहे थे। वो बहुत खतरनाक थे। मैंने चिल्लाकर टीम को बताया कि उनके सिर के पिछले हिस्से पर वार करो, वही उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। हम उन पर टूट पड़े। वो मॉन्स्टर्स मरना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। हर बार जब मैं किसी को मारता मैं उसकी शक्ति अपने अंदर खींच लेता। मेरे सिस्टम में मैसेज आने लगे कि मेरी मैजिक पावर बढ़ रही है। उन मॉन्स्टर्स के मरने पर जमीन पर शैडो क्रिस्टल गिर रहे थे। जब मैंने उन्हें
उन्हें उठाना शुरू किया तो टीम के लोग फिर से मुझ पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक मामूली डिसेक्टर हूँ और ये कीमती क्रिस्टल मेरे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बिना उनकी मदद के मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, इसलिए ये सब उन्हें मिलना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने शांति बनाए रखी क्योंकि मुझे पता था कि असली खतरा अभी आना बाकी है। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और हमारे सामने लेवल 35 का एक बहुत बड़ा बॉस मॉन्स्टर आ गया। उसे देखते ही टीम के लीडर्स के पसीने छूट गए। उनकी सारी जादुई ताकत यानी माना खत्म होने वाला था। वो घबराकर चिल्लाने लगे कि अब हम सब मारे जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बड़ी बेरहमी से मुझसे कहा कि मैं आगे जाऊं और उस मॉन्स्टर को रोकूं। वो मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। पोर्टल तभी खुल सकता था जब वो बॉस मॉन्स्टर मरता। उस बॉस के चारों तरफ मौत का सन्नाटा और काली शक्तियाँ फैली हुई थी। टीम के बाकी लोग उस काली शक्ति की वजह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका अंत करीब है। वो एक दूसरे को कोसने लगे कि हमें इस डबल बैरियर के अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझ पर उस काली शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही शैडो पावर थी। बॉस मॉन्स्टर ये देखकर हैरान था कि एक मामूली इंसान उसकी शक्तियों के बीच खड़ा कैसे है। उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मेरे जो साथी जमीन पर गिर चुके थे, मैंने उनकी शक्तियों को अपने अंदर सोखना शुरू किया। मुझे उनसे स्ट्रेंथ +7 +10 और कई नई कलाएं मिली। मैंने फ्लेम कैनन और जाइगन ब्लेड स्लैश जैसी खतरनाक स्किल्स सीख ली। अब बारी मेरी थी। मैंने अपनी वुल्फ किंग ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया और शैडो स्टेप की मदद से पलक झपकते ही बॉस के सामने पहुंच गया। बॉस को लगा कि मेरे हमले कमजोर हैं, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैंने उस पर अपनी नई स्किल्स से वार किया और उसे खत्म कर दिया। जैसे ही वो मरा, मैंने उसकी आत्मा की शक्ति को भी खींच लिया। मुझे सोल डिवाउर नाम की एक बहुत ही खास पावर मिली, जिससे मैं अब सीधे दुश्मनों की रूह पर हमला कर सकता था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं और मुयाई ही बचे थे। हम बुरी तरह थक चुके थे और हमें इलाज की जरूरत थी। जैसे ही हम बैरियर से बाहर निकले, वहाँ एसोसिएशन के लोग और पुलिस पहले से मौजूद थी। उन्हें एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ था। जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 ही लोग बाहर आए हैं, तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक डी रैंक टीम के लोग एक डबल बैरियर से जिंदा वापस भी आ सकते हैं। वो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि अंदर आखिर हुआ क्या था। बाहर निकलते ही मैंने सबको बताया कि हम एक डबल बैरियर में फंस गए थे। वहाँ सब कुछ एक मायाजाल जैसा था और उस धोखे की वजह से बाकी सब मारे गए। कैप्टन यांग रोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। एसोसिएशन के लोग मेरी बात सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक डबल बैरियर से सही सलामत बाहर आ गया हूँ। वो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे। अस्पताल में यांग रोंग को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत गहरा इन्फेक्शन हुआ था, जो शरीर को अंदर से गला देता है। लेकिन यांग रोंग खुद एक हीलर थी, इसलिए वो इस खतरे को झेल गई। अब वो खतरे से बाहर थी और कुछ दिन उन्हें डॉक्टर की देखरेख में रहना था। मुझे डॉक्टर की नजरों में अपने लिए एक सवाल दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली डिसेक्टर होने के बावजूद मुझे वो खतरनाक इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं उस वक्त खामोश रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरी असली ताकतों का पता चले। इस रेड से मुझे करीब 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन शानशान के इलाज के लिए मुझे 1 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। मंजिल अभी बहुत दूर थी, लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हुआ था। मुझे अपनी बहन को ठीक करने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार जारी रखना था। तभी टीवी पर खबर आने लगी कि पूरे शहर में अजीब सी हलचल हो रही है। एक साथ कई बैरियर उभर रहे थे, जिनमें क्लास बी लेवल के खतरनाक बैरियर भी शामिल थे। लोग डरे हुए थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे लिए ये और भी ज्यादा पैसे कमाने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका था। मैं तुरंत एक क्लास सी बैरियर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा कि हालात बहुत बिगड़ चुके थे। क्लास सी के बड़े बड़े योद्धा भी उस बैरियर के सामने टिक नहीं पा रहे थे। चारों तरफ अफरात फरी मची थी और बैकअप के लिए कोई टीम मौजूद नहीं थी। वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा कि पीछे हट जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं एक एस्पर हूँ और यहाँ मदद करने आया हूँ। जब उन्होंने मेरी टीम के बारे में पूछा तो मैंने बात टाल दी और कहा कि हालात बहुत नाजुक हैं, इसलिए मैं पहले अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को रोकूंगा। बैरियर के अंदर कदम रखते ही मेरा सामना जंगली भेड़ियों और शार्कमेन से हुआ। ये क्लास सी लेवल के मॉन्स्टर थे। आम योद्धाओं के लिए ये काल थे, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ कीमती लूट थे। मैंने एक एक करके उन्हें ढेर करना शुरू किया। तभी मेरे सामने एक विशाल शार्क जाइंट आया। वो आम मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने बड़े घमंड के साथ मुझसे कहा कि वो यहाँ किसी डेमन गॉड के आने का रास्ता बना रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि ये बैरियर बेवजह नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ी साजिश चल रही है। उसने मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किससे टकरा रहा है। जब मैंने जादुई हमलों के साथ साथ अपनी वुल्फ किंग पावर का इस्तेमाल
किया तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि मैं सिर्फ एक मामूली योद्धा हूँ। उसने मेरा सिर अपने राजा के पास ले जाने की धमकी दी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरा, मुझे उसके शरीर के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखी। वो एक मॉन्स्टर कोर था। मेरी आंखें चमक उठीं क्योंकि इस एक कोर की कीमत 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा थी। इसका मतलब था कि अब मेरे पास शानशान के इलाज के लिए पूरे पैसे थे। मैंने उस शार्क जाइंट की शक्तियाँ भी सोख ली, जिससे मेरी ताकत और बढ़ गई और मुझे स्पाइक असॉल्ट नाम की एक नई एबिलिटी मिली। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो बैरियर पूरी तरह गायब हो चुका था और बाहर खड़े लोग मुझे फटी आंखों से देख रहे थे। उन शार्कमैन को हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए फौरन आराम करने के लिए वापस निकल पड़ा। बाजार पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। मैं अपना लाया हुआ कीमती सामान बेचने के लिए एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म में पहुंचा। तभी वहां कुछ लोग बड़े घमंडी अंदाज में आए और मुझे रास्ते से हटने के लिए चिल्लाने लगे। उनका बॉस कोई बड़ा आदमी लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपना सामान दिखाया तो वहाँ के स्टाफ की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ आ गया कि मैं कोई मामूली शिकारी नहीं हूँ। इतना बड़ा सौदा देखकर मैनेजर खुद दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने बड़े सम्मान के साथ मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम शोका बताया। उसने फौरन सारी चीजों का हिसाब लगाया और मुझे 1,60,00,000 ड्रैगन कॉइन्स दिए। साथ ही उसने मुझे हेवनली ड्रैगन सुप्रीम कार्ड भी दिया। इस कार्ड का मतलब था कि अब मुझे हर लेन देन पर 20% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। दुकान के लोग अंदर ही अंदर कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने लगभग एक बहुत बड़े खिलाड़ी को नाराज कर दिया था। मेरे पास अब काफी पैसा था। मैं अपनी बहन शानशान के पास पहुंचा और उसे बताया कि अब उसके पैरों का इलाज मुमकिन है। हम तुरंत अस्पताल भागे। वहां मैंने डॉक्टर से लाइफ वाटर यानी जीवन जल देने को कहा। नर्स को लगा कि शायद मैं एक इंजेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सुप्रीम कार्ड दिखाया, अस्पताल के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुरंत काम पर लग गए। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंजेक्शन लगने के बाद शान को तुरंत चलना चाहिए था, लेकिन उसे बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर ने दोबारा जांच की और बताया कि मामला गड़बड़ है। शान का शरीर उस जादुई जीवन जल को स्वीकार नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उसे सिर्फ लाइफ क्रिस्टल ही बचा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सुना था कि ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है, पर इसे पाना लगभग नामुमकिन था। उसी वक्त मेरी मुलाकात वांग यान से हुई। वो कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक डिवाइन पावर वाला योद्धा था जिसे लोग फायर सॉवरेन के नाम से जानते थे। बाहर शहर में खलबली मची हुई थी। कई इलाकों में मॉन्स्टर बैरियर टूट गए थे और मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये सब मेरी पिछली जिंदगी के हिसाब से 2 साल पहले ही हो रहा था। मुझे डर लगने लगा कि वक्त इतनी जल्दी क्यों बदल रहा है। डिवाइन एबिलिटी वाले योद्धा ही इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ सबसे आखिरी उम्मीद थे। अपनी पिछली जिंदगी में मौत के वक्त तक मैंने कभी किसी डिवाइन यूजर को नहीं देखा था, लेकिन आज वो मेरे ठीक सामने खड़ा था। वांग यान मेरे पास आया। उसके पास मेरा पूरा रिकॉर्ड था। उसने मुझसे कहा कि सरकारी फाइलों में तो मैं सिर्फ एक एफ रैंक का मामूली डिसेक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर उस बैरियर से सही सलामत बाहर आ जाता हूँ जहाँ बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं। उसने मुझे एक अनोमली यानी एक रहस्यमय पहेली कहा। उसने मुझे परखने के लिए एक खास पत्थर जैसी मशीन दी और अपनी मैजिक एनर्जी उसमें डालने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी शक्ति उसमें डाली, मशीन की सुई सीधा 999 पर पहुँच गयी। ये ताकत डिवाइन एबिलिटी वाले योद्धाओं से भी कहीं ज्यादा थी। वांग यान ने अपनी जादुई आंख यानी इनसाइट आई से मुझे स्कैन करना शुरू किया। वो मेरी असली शक्तियों को पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे मेरी नजरों का पता चल जाएगा। मेरे मन में एक ही डर था कि क्या वो मेरी असलियत जान जाएगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं बाकी योद्धाओं से बहुत अलग हूँ। उसने साफ बोल दिया कि उसकी इनसाइट आई मेरी एक भी शक्ति को पढ़ नहीं पा रही है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि मेरा सबसे बड़ा राज अब भी सुरक्षित है। तभी उसने मुझे एक ऐसा ऑफर दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझे डिवाइन लीजन में शामिल होने के लिए कहा। डिवाइन लीजन में दुनिया के सबसे ताकतवर और रहस्यमय योद्धा होते हैं। मैंने सोचा कि ये लोग मुझे अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हैं। क्या उन्हें मेरी शक्तियों को खींचने वाली पावर के बारे में पता चल गया है? लेकिन वांग यान के चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उसने मुझे मनाने के लिए मेरी सबसे कमजोर नस पर हाथ रखा। उसने कहा कि अगर मैं उनके साथ जुड़ता हूँ तो वो मेरी बहन का सबसे अच्छा इलाज करवा
पाएंगे और मुझे लाइफ क्रिस्टल तक पहुंचने में मदद करेंगे। वो सही कह रहा था। लाइफ क्रिस्टल सिर्फ डेमन किंग को हराकर ही मिल सकता था और अकेले वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डिवाइन लीजन का हिस्सा बन गया। लीजन में शामिल होते ही हमारी जिंदगी बदल गई। हमें एक आलीशान घर दिया गया और वांग यान ने वादा किया कि मेरी बहन का इलाज अब इसी नए घर में होगा। मैंने शानश्यान से कहा कि मैंने उसके पैर ठीक करने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है और अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी हमारे घर झाओ या आई, जो एक SSS रैंक की डिवाइन हीलर थी। उसने मेरी बहन की जांच की और जो बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। शानश्यान का शरीर एक आम शरीर नहीं था, बल्कि उसका एक्सट्रीम यिन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये हजारों में किसी एक का होता है। जब ये शक्ति जागती है तो वो योद्धा सीधा SSS रैंक का बन जाता है। लेकिन अभी उसकी ये शक्ति उसके शरीर के लिए जहर बन गई थी। उसके शरीर में जमी हुई ठंडक ने उसके पैरों को सुन्न कर दिया था। झाओया ने उसे एक कीमती क्रिस्टल दिया जो लेवल 50 से ऊपर के फायर मॉन्स्टर्स से मिलता है। इसे पहनते ही शानश्यान को बहुत आराम महसूस हुआ, लेकिन झाओया ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ एक छोटा सा आराम है। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए लाइफ क्रिस्टल ही चाहिए होगा और वो क्रिस्टल हमें अगले मिशन में मिलेगा, जहाँ हमें डेमन किंग पर हमला करना था। अगले दिन मुझे ट्रेनिंग बेस पर ले जाने के लिए लोग आए। ये डिवाइन लीजन का मुख्य अड्डा था, जहाँ दुनिया भर के खास योद्धा ट्रेनिंग करते थे। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि हर तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। माहौल बहुत गंभीर था क्योंकि शायद कोई बड़ा खतरा आने वाला था। वांग यान ने सबका स्वागत किया और कहा कि मिशन पर भेजने से पहले सबकी ताकत और मैजिक एनर्जी का टेस्ट लिया जाएगा। पहले कई बड़े योद्धाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एक योद्धा का स्ट्रेंथ और मैजिक लेवल देखकर सब हैरान रह गए। उसकी ताकत वाकई डिवाइन लेवल की थी। तभी मेरा नंबर आया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि मैं तो सिर्फ एक मामूली स्प्लिटर हूँ, कैप्टन वांग मुझे खुद यहाँ क्यों लेकर आए हैं। उन्हें लग रहा था कि मुझ में कोई खास पावर नहीं है। जैसे ही मैंने टेस्टिंग मशीन पर अपना बार किया, पूरे बेस में सन्नाटा छा गया। मशीन की सुई इतनी तेजी से घूमी कि देखने वालों की आंखें फटी रह गयी। मेरा लेवल वहाँ मौजूद सबसे ताकतवर योद्धा से भी कहीं ज्यादा निकला। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि आखिर ये लड़का क्या चीज है। अचानक चारों तरफ खलबली मच गई। एक बहुत बड़ी जादुई लहर उठी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खबर आई कि सिशान नर्सिंग होम के पास एक एस क्लास का बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैरियर बन गया है। खतरा इतना बढ़ गया था कि पूरी टीम को फौरन वहां पहुंचने का हुक्म दिया गया। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरी पिछली जिंदगी में ये हमला इतनी जल्दी नहीं हुआ था। वहाँ ए रैंक के मॉन्स्टर्स थे और उन सबका लेवल 40 के ऊपर था। मुझे समझ आ गया कि मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से शायद वक्त बदल रहा है। मैंने अपनी तलवार निकाली और उन पर टूट पड़ा। हर एक मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं उसकी लाश से शक्तियाँ खींच रहा था। मेरी स्ट्रेंथ और मैजिक पावर लगातार बढ़ रही थी। उसी पल मुझे ग्रास्पिंग शेड नाम की एक नई पावर भी मिल गई। ए रैंक के मॉन्स्टर्स से लड़ना कोई मजाक नहीं था। वो आम मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। तभी अचानक मेरे सामने एक लेवल 45 का बहुत ही भयानक डेमन किंग आ गया। उसे देखते ही सबकी सांसें अटक गईं। उसने आते ही हमारी टीम के एक साथी वान फेई को बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो डेमन किंग गुस्से में चिल्लाया और पूछने लगा कि शार्क जाइंट को किसने मारा है। वो उसे मारने वाले को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। मैंने बिना डरे कदम आगे बढ़ाया और साफ कह दिया कि शार्क जाइंट को मैंने ही मारा है और अब उसकी बारी है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं भी तैयार था। उसने घमंड में कहा कि मेरे हमले उसे छू भी नहीं सकते। टीम के बाकी लोग भी मेरे साथ आ गए क्योंकि अगर उस डेमन किंग को नहीं रोका जाता तो पूरा शहर तबाह हो जाता। वो डेमन किंग वाकई बहुत खतरनाक था। उसने मुझ पर जादू से हमला किया और कहा कि मेरी जादुई शक्तियाँ उसके असली रूप के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरे पास शार्क टाइटन की ताकत है। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर फाइट द सोल नाम की पावर का इस्तेमाल किया। वो हैरान रह गया कि एक इंसान ऐसी शक्ति कैसे दिखा सकता है। उस वक्त मेरी ताकत डिवाइन लेवल तक पहुंच गई थी। मैंने उसे वहीं ढेर कर दिया। सब लोग दंग रह गए। उन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे शुक्रिया कहा क्योंकि मैंने सबकी जान बचाई थी। मेरे मन में एक सवाल था। मैंने उनसे पूछा कि इतने खतरनाक मिशन पर कोई डिवाइन फाइटर क्यों नहीं आया। उन्होंने बताया कि डिवाइन योद्धा इससे भी ज्यादा खतरनाक मिशन पर गए हैं, जहां उनका सामना डेमन किंग्स की एक पूरी फौज से हो रहा है। उसी वक्त दूर ड्रैगन गॉड आइलैंड पर बहुत बुरा हाल था। वांग यान अपनी टीम के
के साथ 10 डेमन लॉर्ड्स के बीच फंस गया था। उन मॉन्स्टर्स का जहर इतना खतरनाक था कि हीलिंग पावर्स भी काम नहीं कर रही थी। वांग यान ने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। उसने अपनी टीम को पीछे हटने का हुक्म दिया और अकेले उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगा। इधर मैंने उस मरे हुए डेमन किंग से शक्तियाँ निकाली। मुझे ब्लड डिवाउर नाम की एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी मिली। डेमन किंग से मिलने वाली ताकत वाकई बेमिसाल थी, लेकिन मेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे लाइफ क्रिस्टल चाहिए था जो सिर्फ लेवल 50 के ऊपर वाले डेमन किंग्स से ही मिल सकता था। तभी बेस से बहुत बुरी खबर आई। डिवाइन योद्धाओं का मिशन फेल हो गया था। 13 सबसे ताकतवर योद्धा भेजे गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही वापस लौट पाए। शहर की सबसे मजबूत ढाल मानी जाने वाली टीम पूरी तरह टूट चुकी थी। ये खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि तबाही मेरी पिछली जिंदगी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। हमें फौरन बेस पर वापस जाने के लिए कहा गया। डिवाइन कोर की तरफ से मुझे मेरा इनाम मिला। मेरे हाथ में जो नया हथियार था उसने मेरी ताकत को 30% तक बढ़ा दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। तभी मुझे ड्रैगन गॉड आइलैंड के बारे में बताया गया। वहाँ का दुश्मन पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक था। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं डिवाइन कोर के 7वें स्क्वाड में शामिल होना चाहूंगा। मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कह दिया। मॉन्स्टर्स हमारे शहर पर हमला कर रहे थे और एक योद्धा होने के नाते मैं ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों को मेरा 7वें स्क्वाड में जाना पसंद नहीं आया। एक योद्धा ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ एक मामूली स्प्लिटर हूँ और बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तभी वहाँ पहले स्क्वाड का कैप्टन आया, जिसे सब ब्लैक किंग के नाम से जानते थे। वो बहुत घमंडी था। उसने बड़े गर्व से बताया कि उसके स्क्वाड ने डेथ गॉड आइलैंड के सारे डेमन लॉर्ड्स को बिना अपना एक भी सैनिक खोए खत्म कर दिया है। उसका इरादा नेक नहीं था। वो चाहता था कि 7वें स्क्वाड को खत्म कर दिया जाए और उसे दूसरी टीमों में मिला दिया जाए। उसने बड़ी कड़वाहट से कहा कि कैप्टन शाओ के बिना 7वां स्क्वाड अब कुछ भी नहीं है और उनकी ढाल अब टूट चुकी है। लेकिन 7वें स्क्वाड के बाकी सदस्य अपनी टीम को बचाने के लिए अड़े हुए थे। ये टीम कैप्टन शाओ की विरासत थी और वो इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहते थे। ब्लैक किंग की नजर मुझ पर पड़ी। उसे पता चल चुका था कि मैंने ही उस खूंखार डेमन किंग को मारा है। उसने मुझसे कहा कि 7वें स्क्वाड के साथ जुड़ना मेरी समझदारी नहीं होगी। उसने मुझे अपनी टीम यानी पहले स्क्वाड में आने का ऑफर दिया और वादा किया कि अगर मैं उसके साथ गया तो मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन उसी पल यान हुआंग बीच में आ गया। उसने गुस्से में ब्लैक किंग को अपनी हद में रहने के लिए कहा। ब्लैक किंग ने जाते जाते हमें चेतावनी दी कि दरार खुलने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और कैप्टन शाओ के बिना 7वां स्क्वाड जिंदा नहीं बच पाएगा। जब वो जा रहा था तब मुझे उसके पास से मॉन्स्टर्स की एक अजीब सी महक महसूस हुई। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में ये शहर इतनी जल्दी तबाह क्यों हुआ था। क्या किसी इंसान ने ही गद्दारी की थी? क्या ये सब पहले से तय था? मैंने यान हुआंग से पूछा कि ये ब्लैक किंग आखिर है कौन। उसने बताया कि वो पहले स्क्वाड का कैप्टन है और 7वें स्क्वाड को खत्म करना चाहता है। उसने मुझे हाओशेन गॉड किंग के बारे में भी बताया, जो 4 बड़े कमांडर्स में से एक थे और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैंने अपनी जिज्ञासा दबाते हुए पूछा कि आखिर डिवाइन योद्धा इतने ताकतवर क्यों होते हैं। यान हुआंग ने बताया कि उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी शक्तियों में नहीं बल्कि उनके SSS रैंक वाले डिवाइन पावर आर्मर और हथियारों में होती है। ब्लैक किंग का जो आर्मर है वो एक राक्षसी शरीर जैसा है। उसका आभा मंडल इतना खतरनाक है कि उसके पास जाने से ही इंसान जख्मी हो सकता है। उसने मुझे बताया कि सेक्रेड रियम के अंदर ऐसे ही कई कीमती खजाने और हथियार छुपे हुए हैं और सबसे बड़ी बात वहाँ वो लाइफ क्रिस्टल भी हो सकता है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन बात जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं। मुझे तभी समझ आया कि सेक्रेड रियम कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डेमन बैरियर है जहाँ एक खूंखार डेमन किंग पहले से घात लगाए बैठा है। ये दुनिया जितनी सीधी दिखती थी वैसी थी नहीं। मुझे समझ आया कि सेक्रेड रियम असल में एक प्राचीन डेमन बैरियर है जिसे पुराने जमाने के महान योद्धाओं ने अपनी जान देकर सील किया था। अब ये जगह हम जैसे योद्धाओं के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुकी थी। यहाँ खतरा तो बहुत था लेकिन यहाँ मिलने वाले इनाम हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते थे। ये जगह साल में एक बार खुलती है और हर टीम को सिर्फ 2 बार अंदर जाने का मौका मिलता है। मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे। कैप्टन ने मुझसे साफ कह दिया कि भले ही मैंने एक डेमन किंग को मार गिराया है लेकिन मेरा लेवल अभी भी बहुत कम है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फौरन लेवल अप करना था। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए ड्रैगन गॉड आइलैंड भेजने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहाँ 7वां स्क्वाड पहले नाकाम हो चुका था। हालांकि अब वहाँ का असली डेमन किंग मारा जा चुका था लेकिन फिर भी वहाँ अभी भी कई खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे हुए थे। ये मेरे लिए खुद को परखने की सबसे अच्छी जगह थी। जब मैं उस आइलैंड पर पहुँचा तो वहाँ सन्नाटा और डर का माहौल था।
मुझे पता चला कि मेरे अलावा और भी कई योद्धा वहां पहुंचे थे। उनमें से एक लड़की भी थी जिसे मैं पहले से जानता था। वहां मौजूद योद्धाओं का मानना था कि वो सब चुने हुए लोग हैं और अगर उन्होंने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें डिवाइन लीजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। उनमें से एक लड़का जो खुद को लीडर समझ रहा था बहुत घमंडी था। उसे अपनी ताकतों पर बड़ा नाज था। वहाँ के मॉन्स्टर्स शहर के मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा खूंखार थे। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का हर मॉन्स्टर मुझे शहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा जादुई ताकत दे रहा है। देखते ही देखते मेरा लेवल बढ़कर 25 पर पहुँच गया। वो घमंडी लड़का और उसके साथी मेरी फुर्ती देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी टीम का हिस्सा बनकर उनके कहे अनुसार चलूंगा, लेकिन मैंने साफ कर दिया कि मैं किसी के हुक्म पर काम नहीं करता। मैं अपनी राह खुद बनाना चाहता था। तभी हमारे सामने एक विशाल दैत्य आ गया जो बर्फ और आग दोनों की ताकत रखता था। वो एक फ्रॉस्ट जाइंट जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। उसका डिफेंस इतना मजबूत था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। वो घमंडी लड़का चिल्लाया कि ये काम सिर्फ मसल्स से नहीं होगा और उसने अपने जादुई फायर ड्रैगन से उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी मामला बिगड़ने लगा। वो दैत्य कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं था। जैसे ही उस पर आग का हमला हुआ उसने उस सारी आग को अपने अंदर सोख लिया। मुझे तभी समझ आया कि ये मॉन्स्टर हमारी ही शक्तियों को खाकर और भी ताकतवर बन रहा है। वो कभी बर्फ का बन जाता तो कभी आग की लपटों में बदल जाता। वो लड़का घबरा गया क्योंकि उसके हमले काम नहीं कर रहे थे। वो मॉन्स्टर सिर्फ उसे ही निशाना बना रहा था क्योंकि उसे उसकी जादुई शक्ति को निगलना था। बाकी साथी डरकर पीछे हटने लगे और उस लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए फिर से फायर ड्रैगन आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने जितनी ज्यादा आग छोड़ी उस मॉन्स्टर ने उसे उतनी ही भूख के साथ सोख लिया। अब वो आग का दैत्य इतना विशाल और शक्तिशाली हो चुका था कि उसकी गर्मी बर्दाश्त करना भी नामुमकिन लग रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है क्योंकि उसकी आग अब हम सबको राख करने के लिए तैयार थी। मैंने गौर से देखा तो समझ आया कि वो दैत्य भले ही बार बार अपनी शक्ति बर्फ और आग के बीच बदल रहा था, लेकिन इसी वजह से उसका शरीर अंदर से कमजोर पड़ चुका था। उसका पूरा ढांचा अब जगह से चटक रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, इसलिए मैंने तुरंत अपना वार किया। टीम के बाकी लोग घबराए हुए थे। ये दैत्य किसी भी लेवल 40 के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैंने चिल्लाकर ली बिन से कहा कि वो अपनी आग से इसकी पीठ पर लगातार हमला करे। ये बिन झिझक रहा था। उसे लग रहा था कि आग के दैत्य पर आग का हमला बेकार जाएगा, लेकिन मैंने उसे डांटकर वही करने को कहा जो मैंने बोला था। जैसे ही उसने हमला किया मैंने अपनी खास पावर स्पाइक डिसोल्व का इस्तेमाल किया और उस विशाल दैत्य को ढेर कर दिया। ये बिन को लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर असल में वो दैत्य दो अलग अलग ताकतों का मेल था जिसे हम फ्रॉस्ट एंड फ्लेम फ्लावर डेमन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे की शक्ति बढ़ा रहे थे। उनके मरते ही जमीन पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल गिरा। सबको लगा कि ये वही लाइफ क्रिस्टल है जिसकी हमें तलाश थी। ये बिन पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा। उसे लगा कि वो अमीर हो जाएगा, लेकिन मुझे तुरंत शक हुआ। लाइफ क्रिस्टल से हरी रोशनी निकलनी चाहिए थी जिसमें जीवन की शक्ति हो, पर इस पत्थर से तो काली और डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि ये लाइफ क्रिस्टल नहीं है, पर वो लालच में अंधा हो चुका था। उसने जैसे ही उस डार्क क्रिस्टल को छुआ वो उसके शरीर के अंदर समा गया। अगले ही पल ली बिन की चीखें गूंजने लगी। वो एक इंसान से मॉन्स्टर में बदलने लगा था। टीम के बाकी लोग डर गए और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। मुझे समझ आ गया कि अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये हम सबको मार डालेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी एक्सट्रैक्शन पावर का इस्तेमाल किया। मैंने चिल्लाकर उस काली ऊर्जा को खींचना शुरू किया। तभी एक चमत्कार हुआ। मेरे सिस्टम ने बताया कि एक्सट्रैक्शन सफल रहा। मुझे 100 माना पॉइंट्स मिले और डार्क एंड फ्यूजन की शक्ति अनलॉक हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे शरीर पर अचानक एक चमकदार और भारी कवच आ गया। ये कोई मामूली ढाल नहीं थी, ये गॉड पावर आर्मर था। वहाँ खड़े सब लोग फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे लेवल 24 के लड़के के पास इतना शक्तिशाली और दुर्लभ कवच कहाँ से आ गया। ये वही कवच था जो बड़े बड़े डिवाइन योद्धा पहनते थे। ये बिन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये कवच उसका होना चाहिए था। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मेरे एक ही मुक्के ने उसे पीछे ढकेल दिया। मेरी ताकत अब किसी डिवाइन यूजर के बराबर पहुंच चुकी थी। ये बिन समझ गया था कि वो मुझसे सीधा नहीं लड़ सकता। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था, पर वो अंदर ही अंदर कोई नई चाल चल रहा था। जब मैंने उससे कहा कि मुझे लेवल अप करने के लिए और भी मॉन्स्टर्स का शिकार करना है
तो उसने चालाकी से मुझे अपने पीछे आने को कहा। उसे लगा कि वो मुझे किसी खतरनाक जगह ले जाकर फंसा देगा, पर मुझे उसकी नीयत पर पूरा शक था। फिर भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैंने उसके पीछे जाने का फैसला किया। ये बिन ने मुझे बताया था कि इस आइलैंड के ज्यादातर मॉन्स्टर्स इस झील के नीचे छिपे हुए हैं। उसने कहा कि ये सब हमारी ट्रेनिंग के लिए यहाँ छोड़े गए हैं। मैंने अपनी इनसाइट आई का इस्तेमाल करके झील की तरफ देखा। शुरू में तो मुझे सब ठीक लगा, लेकिन तभी अचानक मुझे झील की गहराइयों में एक बहुत ही ताकतवर और काली ऊर्जा महसूस हुई। मेरे देखते ही देखते हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स झील से बाहर निकलने लगे। ये मरफोक नाम के खतरनाक जलचर थे। अगर ये मॉन्स्टर्स शहर तक पहुंच गए तो वहां तबाही मच जाएगी। जी बिन बुरी तरह घबरा गया था। उसका भाई डिवाइन एनर्जी स्क्वाड में था और उसने जी बिन को बताया था कि सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल अलग थे। मुझे समझ आ गया कि या तो उसके भाई को गलत खबर दी गई थी या फिर यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। जी बिन चिल्लाकर कहने लगा कि मेरा डिवाइन आर्मर मुझे बचा लेगा, लेकिन बाकी लोगों की जान खतरे में थी। मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुझे तभी समझ आया कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ से कहीं गए ही नहीं थे। झील के नीचे न जाने कितने बैरियर छिपे हुए थे जिन्हें डिवाइन योद्धा कभी ढूंढ ही नहीं पाए। हालांकि ये मॉन्स्टर्स लेवल 40 के थे और मेरे कवच के सामने मुझे छू भी नहीं सकते थे, लेकिन दूसरों को बचाना मुश्किल था। ये बिन ने मुझे एक पहाड़ की तरफ चलने को कहा। उसके भाई ने उसे बताया था कि अगर कभी जान पर बन आए तो उसी पहाड़ पर पनाह लेनी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम वहाँ पहुँच गए। पहाड़ पर कदम रखते ही मॉन्स्टर्स ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। वहाँ एक विशाल खंभा था जिससे एक बहुत ही ताकतवर रूहानी ताकत निकल रही थी। ये ताकत वांग यान की शक्ति से भी कहीं ज्यादा थी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या ये 4 महान डिवाइन किंग्स में से किसी एक का इलाका है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि हमें दूर से कोई और भी देख रहा था। लॉर्ड दाया और उसके साथी हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उन्हें लॉर्ड ब्लैक फ्लेम ने पहले ही मेरे बारे में चेतावनी दे दी थी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे अभी मारना सही नहीं होगा क्योंकि इससे बड़े योद्धाओं को शक हो सकता है। वो मेरी ताकत को आजमाना चाहते थे। पहाड़ पर बाकी लोग डर के मारे दुबक कर बैठ गए थे, लेकिन मैं वहाँ रुकने वाला नहीं था। मुझे लेवल अप करना था। मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं शायद खुदकुशी करने जा रहा हूँ या उन्हें छोड़कर भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाना था। मैं पहाड़ से नीचे उतरा और मॉन्स्टर्स का शिकार करना शुरू किया। मैंने क्रबडेन जैसे कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया और उनकी शक्तियों को सोख लिया। लॉर्ड दाया ये सब देख रहा था। उसे खबर मिली कि मैंने नीचे उतरते ही उनके कई साथियों को मार दिया है। उसे यकीन हो गया कि जैसा ब्लैक फ्लेम ने कहा था, मैं वाकई बहुत खतरनाक हूँ। उसने फैसला किया कि वो खुद अभी सामने नहीं आएगा, बल्कि ये देखेगा कि मुझ में और कितनी काबिलियत छिपी है। आइलैंड पर मेरा दूसरा दिन था। मैंने महसूस किया कि मेरी शक्तियों में एक बड़ा बदलाव आया है। मैंने अपनी नई पावर लाइफ हील को एक्टिवेट किया। यह एक कमाल की हीलिंग पावर थी जो न सिर्फ मेरे जख्म भर सकती थी बल्कि दूसरों का इलाज भी कर सकती थी। लगातार मॉन्स्टर्स की खूबियों को अपने अंदर सोखने की वजह से अब मेरा माना लेवल डिवाइन योद्धाओं से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब मेरे पास इतना ज्यादा माना था कि मैं बिना रुके खुद को बार बार ठीक कर सकता था। पहले मैं सोचता था कि ट्रेनिंग से पहले मुझे किसी और से इलाज करवाना पड़ेगा, पर अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। मैंने मन ही मन उन मॉन्स्टर्स को ललकारा कि अब वो जो चाहे कर ले। मैं पूरे दिन उनसे लड़ने के लिए तैयार था। मैं कल से गायब था, इसलिए जब मैं वापस पहाड़ पर पहुंचा तो देखा कि सब मेरी वजह से काफी फिक्रमंद थे। लेकिन ली बिन के चेहरे पर अलग ही रंग था। उसे लग रहा था कि मैं किसी जानवर का शिकार बन चुका हूँ और वो मेरे कीमती आर्मर को हथियाने के सपने देख रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी वो लड़की दौड़कर मेरे पास आई। उसे वाकई मेरी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहाड़ के नीचे के हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। मॉन्स्टर्स की तादाद कम होने के बजाय पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि डिवाइन योद्धाओं की रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी। यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। मैंने बाकी लोगों से कहा कि वो यही खंभों के पास सुरक्षित रहें और मदद का इंतजार करें। मैं वहाँ रुकने वालों में से नहीं था। मैं फिर से नीचे की तरफ निकल पड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी ताकत बढ़ा सकूं। उस रात मैं सबके लिए कुछ खास लेकर आया। मैंने ढेर सारे मॉन्स्टर्स का शिकार किया था और उनका बेहतरीन मांस अपने स्पेशल रिंग में जमा कर लिया था। जब मैंने वो कीमती मांस निकाला और आग पर पकाया तो सब हैरान रह गए। इतने ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर का मांस मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये बिन मुझे देखकर जल रहा था। उसे लगा कि अगर उसने पहले वो आर्मर और रिंग ले ली होती तो ये सब उसका होता। मैंने अब तक 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था। मेरी स्ट्रेंथ और मैजिक पावर लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक शक बना हुआ था। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी अभी तक कोई डेमन किंग या डेमन
जनरल सामने क्यों नहीं आया? आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे? उधर लॉर्ड दाया को खबर मिल रही थी कि मैंने उसके बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया है। उसने गुस्से में अपने एक डेमन जनरल को हुक्म दिया कि वो खुद जाकर मेरा काम तमाम करे। वो नहीं चाहता था कि मैं सीक्रेट माउंटेन तक पहुंचूं और उनकी पोल खोल दूं। जब मैं फिर से लड़ने गया तो मैंने देखा कि मॉन्स्टर्स अब एक खास तरीके से हमला कर रहे थे। वो आपस में तालमेल बिठाकर लड़ रहे थे। मुझे तभी समझ आया कि कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर उन्हें कमांड दे रहा है। तभी मेरे सामने वो डेमन जनरल आकर खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि मैं एक मामूली योद्धा हूँ और लोग मेरी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं अब लेवल 39 पर पहुंच चुका था। उस जनरल की ताकत काफी ज्यादा थी, लेकिन मेरे कवच और मेरी बढ़ी हुई पावर के सामने वो टिक नहीं पाया। मरते वक्त उसने लॉर्ड हियान का नाम लिया। उसका कहना था कि लॉर्ड हियान ने पहले ही मेरे बारे में उसे चेतावनी दी थी। लॉर्ड हियान, मैंने जितने भी डेमन किंग मारे थे उनमें से किसी का भी ये नाम नहीं था। मुझे तभी समझ आया कि बात जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं। मुझे पक्का शक हो गया कि इंसानों के बीच ही कोई गद्दार छिपा है जो मॉन्स्टर्स का साथ दे रहा है। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उस डेमन जनरल की पूरी जादुई ताकत को सोख लिया। मुझे 100 वाटर मैजिक एनर्जी मिली। उसकी मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली डेमन किंग लॉर्ड दाया अभी भी कहीं छिपा हुआ है और आने वाला वक्त और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे बाद में पता चला कि सीहॉर्स डेमन जनरल के मारे जाने की खबर ने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी थी। लॉर्ड दाया को समझ आ गया था कि मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा हूँ। वो चाहता था कि इससे पहले कि डिवाइन रियन के दरवाजे खुलें, वो मेरा नामो निशान मिटा दे। लेकिन शायद उनके ऊपर भी कुछ बंदिशें थीं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी अभी मुझ पर हमला नहीं कर सकते थे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे कुछ अजीब लगा। आइलैंड पर चारों तरफ सन्नाटा था, एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था। तभी आसमान में हलचल हुई और मुझे स्काई लीजन की टीम दिखाई दी। आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर वांग यान खुद हमें लेने आए थे। वहाँ मौजूद ली बिन और बाकी लोग वांग यान को देखकर खुश हो गए, लेकिन जैसे ही वांग यान ने मुझे मिस्टर सू कहकर पुकारा और मेरा सम्मान किया, उन सबकी बोलती बंद हो गई। ली बिन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक मामूली सा स्प्लिटर हूँ। लेकिन वांग यान ने सबके सामने साफ कर दिया कि मैं स्काई लीजन के 7वें स्क्वाड का एक आधिकारिक सदस्य हूँ और मेरा ओहदा ली बिन के भाई के बराबर है। यह सुनकर ली बिन का चेहरा देखने लायक था। वांग यान ने महसूस किया कि उस पहाड़ पर डेमन एनर्जी बहुत बढ़ गई है। उन्हें शक था कि वहाँ कोई डेमन किंग छिपा हो सकता है। उन्होंने बिना वक्त गवाए हम सबको वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। हम सब बेस की तरफ लौट पड़े। घर पहुँचते ही मेरी मुलाकात शान से हुई। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डिवाइन लीजन के लोगों ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा था और अब वो बिना किसी सहारे के थोड़ी दूर तक चल सकती थी। उसने मुझे शुक्रिया कहा, पर मैं जानता था कि अभी काम अधूरा है। शान को पूरी तरह ठीक करने के लिए मुझे हर हाल में लाइफ क्रिस्टल चाहिए था। मैंने उससे वादा किया कि मैं डिवाइन एनर्जी रियल में जा रहा हूँ और वहाँ से लाइफ क्रिस्टल लेकर ही लौटूंगा ताकि वो फिर से पहले की तरह दौड़ सके। उसने मुझे मुस्कुराते हुए विदा किया और कहा कि वो घर पर मेरे लिए डिनर बनाकर इंतजार करेगी। जब हम डिवाइन एनर्जी रियल के बेस पर पहुँचे तो वहाँ काफी तनाव भरा माहौल था। कुछ लोग हमारी काबिलियत पर शक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 7वें स्क्वाड में अब दम नहीं रहा और हमें सिर्फ बैकअप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ली बिन जैसे लोग भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग यान मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पहले से ही डिवाइन पावर यूनिट का हिस्सा हूँ और मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग बेस के अंदर मेरा अभ्यास जारी रहा। पिछले 10 दिनों में मैंने थंडर गॉड फिस्ट जैसी तकनीक पर महारत हासिल कर ली थी। जब वांग यान ने मेरा लेवल चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के का लेवल कुछ दिन पहले बहुत कम था, वो सिर्फ 10 दिनों में लेवल 40 पर पहुंच चुका है। ड्रैगन गॉड आइलैंड पर मैंने जिस रफ्तार से मॉन्स्टर्स का शिकार किया था, वो किसी भी आम योद्धा के लिए नामुमकिन था। वांग यान समझ गए थे कि अब मेरा लेवल उनके बराबर पहुंच चुका है और शायद इसी वजह से वो मेरी असली ताकत को पूरी तरह पढ़ नहीं पा रहे थे। मैं अब उस असली मिशन के लिए तैयार था जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ट्रेनिंग बेस के अंदर वांग शान ने मुझे चुनौती दी। उसने सुना था कि मैंने उस खूंखार डेमन किंग को मार गिराया है, इसलिए वो मेरी ताकत को खुद परखना चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस पर वार किया। पिछले 10 दिनों की मेरी कड़ी मेहनत और थंडर गॉड फिस्ट की सारी पावर उस एक प्रहार में थी, लेकिन उसने बड़ी आसानी से मेरे वार को बेकार कर दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ,
पर वांग यान ने मेरी पीठ थपथपाई। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि सिर्फ 10 दिनों में कोई इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। मैंने कैप्टन वांग को ड्रैगन गॉड आइलैंड के बारे में फिर से चेतावनी देने की कोशिश की। मैंने साफ कहा कि वहाँ का डेमन किंग कहीं गया नहीं है, वो अब भी वहीं छिपा है और कुछ बड़ा करने की फिराक में है। कैप्टन ने मेरी बात सुनी, पर उन्होंने बताया कि 7वीं स्क्वाड के लिए इस वक्त डिवाइन एनर्जी रियम का मिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जैसे ही ये मिशन खत्म होगा वो खुद मेरे साथ दोबारा उस आइलैंड पर चलेंगे। वहाँ मौजूद श्याओ या काफी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर्स कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और हमें गॉड किंग से कहकर इस मिशन को फिलहाल टाल देना चाहिए। लेकिन कैप्टन वांग अपनी बात पर अड़ गए। उनके लिए ये मिशन सिर्फ एक टास्क नहीं था, ये कैप्टन श्याओ की विरासत और उनके बलिदानों का सम्मान था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मेहनत पर पानी फिरे। अगले दिन हम ट्रेनिंग बेस की एक विशाल और भव्य इमारत के सामने खड़े थे। इसे हॉल ऑफ वार गॉड्स कहा जाता है। यही वो जगह थी जहाँ चारों महान डिवाइन किंग्स ने कभी अभ्यास किया था और यहीं से सेक्रेड एनर्जी रियम का रास्ता खुलता था। मेरे सामने एक खौफनाक लाल रंग का बैरियर था। ये एक एसएसएस रैंक का खतरा था जो पिछले 800 सालों से यहीं मौजूद था। इसके अंदर के मॉन्स्टर्स लेवल 40 से भी ऊपर के थे। मुझे अचानक अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। क्या मेरे शहर की तबाही की वजह यही थी कि ये मॉन्स्टर्स किसी तरह इस बैरियर से बाहर निकल आए थे? तभी वहाँ दूसरे स्क्वाड के कुछ योद्धा आ गए। उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हमें कमजोर और बेकार समझ रहे थे। तभी एक लड़का गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने ड्रैगन गॉड आइलैंड पर उसके भाई की मेहनत की कमाई यानी वो कीमती डिवाइन आर्मर चुराया है। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मैं वो कवच उसे वापस दे दूं। कैप्टन वांग तुरंत मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने ठंडी आवाज में साफ कर दिया कि अब ये कवच मेरा है और अगर किसी को इसे छूना है तो पहले उनसे लड़ होगा। इसी बीच वहाँ रहबतायु का आगमन हुआ। वो 4 महान गॉड किंग्स में से एक थे। उनके कदम रखते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस होने लगा। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर हमारे पास इतने शक्तिशाली योद्धा थे तो फिर पिछली बार इंसानियत को हार का सामना क्यों करना पड़ा था। गॉड किंग ने हमारे सामने डिवाइन पावर रेन का दरवाजा खोल दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि इस बार डिवाइन आर्मर हासिल करने की पात्रता के लिए हर योद्धा को कम से कम 3 डेमन किंग्स को मारना होगा। सब सन्न रह गए क्योंकि पहले नियम के मुताबिक सिर्फ एक डेमन किंग को मारना काफी होता था। चुनौतियां अब 3 गुना बढ़ चुकी थीं, लेकिन मेरे पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं ये मिशन पूरा करके ही दम लूंगा। ट्रेन के अंदर के मॉन्स्टर्स हर दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि हम अपनी लिमिट में रहकर ही लड़े। मुझे बताया गया कि इस जगह का सबसे गहरा हिस्सा फॉरबिडन जोन है। वहाँ जाना सख्त मना था क्योंकि वहाँ आज तक सिर्फ 4 महान डिवाइन किंग्स ही कदम रख पाए थे। कोई भी दूसरा योद्धा वहाँ जाकर आज तक जिंदा वापस नहीं आया था। लेकिन इस बार हमें उस खतरनाक इलाके के बिल्कुल किनारे तक जाने की इजाजत दी गई थी। इसका मतलब साफ था कि अंदर के डेमन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि ड्रैगन गॉड आइलैंड के मॉन्स्टर्स आखिर क्या साजिश रच रहे हैं। तभी सेक्रेड रियम खुल गया। नियम के मुताबिक हर डिवाइन टीम से सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सकते थे। हमारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था और हमें उसी के अंदर वापस लौटना था। जैसे ही हमने रेल में कदम रखा हम सब अलग अलग दिशाओं में रैंडम तरीके से बिखर गए। हमें मैप पर दिए गए लाल निशानों पर एक दूसरे से मिलना था। मैं एक तपते हुए रेगिस्तान वाले इलाके में जा गिरा। ये फॉरबिडन जोन के बिल्कुल पास था। वहाँ के मॉन्स्टर्स पहले से ही लेवल 50 पर पहुँच चुके थे। उधर दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड्स अपने डेमन गॉड को आजाद कराने की तैयारी में थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो रेन के बाहर हो रही थी। गॉड किंग ने इटर्नल सील को खोल दिया था। इसका मतलब था कि अब योद्धाओं के वापस आने का रास्ता बंद हो चुका था। वो इंसानियत की जीत के नाम पर अनगिनत डिवाइन योद्धाओं को वहाँ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्हें लग रहा था कि कैप्टन वांग की टीम अब कभी बाहर नहीं आ पाएगी। उन्होंने खुद को दिलासा दिया कि इंसानियत को बचाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं इन सब बातों से बेखबर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। मैंने कई मॉन्स्टर्स को ढेर किया और उनकी ताकत खींच ली। मुझे जहर से लड़ने की 100% ताकत मिल गई और साथ ही एक मॉन्स्टर स्वॉर्ड भी मिली जो दुश्मनों को जहर दे सकती थी। लड़ते लड़ते मैं एक बैरियर गेट के पास पहुंचा। झाओ या ने बताया था कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने पर ही ये गेट खुलता है। मुझे लगा कि इसके अंदर शायद कोई कीमती आर्मर या फिर कोई डेमन किंग होगा। अगर वहाँ डेमन किंग हुआ तो मुझे शान के लिए लाइफ क्रिस्टल मिल सकता था। जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा
वहाँ दूसरे स्क्वाड का वो लड़का और उसका भाई आधम के। उसका भाई लेवल 45 का एक ताकतवर डिवाइन योद्धा था। वो लोग मेरा गॉड पावर आर्मर छीनना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि मैं सिर्फ इस कवच की वजह से ही जिंदा हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं जान बचाना चाहता हूँ तो कवच उनके हवाले कर दूं। मैंने उन्हें चुनौती दी कि अगर दम है तो छीन कर दिखा। बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत ही खौफनाक डेमन किंग प्रकट हुआ। उसे देखते ही बाकी लोगों की सांसें अटक गई। लेकिन उस लड़के का भाई अपनी ताकत के घमंड में था। उसे लगा कि लेवल 45 होने की वजह से वो किसी भी डेमन किंग को आसानी से काट सकता है। उसने मुझसे कहा कि मैं बस खड़ा होकर देखूं कि असली शिकार कैसे किया जाता है। मैंने अपनी इनसाइट आई को एक्टिवेट किया और उस डेमन किंग को गौर से देखने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मैं चुपचाप देख रहा था। उस लेवल 45 वाले योद्धा की हालत बहुत खराब थी। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अंधा हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा उसके किसी काम नहीं आ रहा था। सामने वाला दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने बड़ी आसानी से उस योद्धा के वार को रोका और उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाया। अब उस शैतान की नजर मेरी तरफ थी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। वो दुश्मन इतना तेज था कि मेरी आंखों के सामने बस एक परछाई सी घूम रही थी। उसकी तलवार की रफ्तार को देख पाना भी मुश्किल था। मैंने मौका देखकर उस पर हमला किया और उसके शरीर से खून भी निकाला, लेकिन उसने हंसते हुए मेरा वार टाल दिया। उसने मुझे गौर से देखा और पहचान लिया कि मैंने डार्क लॉर्ड का कवच पहन रखा है। उसने बड़े घमंड से कहा कि भले ही मेरे पास ये कवच है, पर मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। उसका इरादा साफ था, वो आज हम सबको यहाँ मार देना चाहता था। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। उस योद्धा ने हार मान ली थी और मुझसे कहा कि मैं उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं और बाकी साथियों को ढूंढूं ताकि हम सब मिलकर इसे मार सकें। लेकिन मैं उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया ताकि उसकी चोटें भर सकें और वो फिर से लड़ने के काबिल हो जाए। तभी उस शैतान ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो। महान कैप्टन शाओ को भी मैंने ही अपनी रूहानी ताकत से मारा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे भी ज्यादा मजबूत हो? तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है। मेरी रफ्तार अचानक कम हो गई थी। उस शैतान ने हंसते हुए बताया कि उसने बहुत पहले ही हमें जहर दे दिया है। ये बिच्छू वाला जहर था जो लड़ाई के दौरान धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। जितनी देर हम लड़ेंगे ये जहर उतना ही खतरनाक होता जाएगा। मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह सतर्क हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी था। अचानक वहाँ गद्दारी का काला चेहरा सामने आया। उस शैतान जिसे ब्लैक फ्लेम कहा जा रहा था, उसने कैप्टन वांग की तरफ देखकर कहा कि अब नाटक बंद करो। उसने चिल्लाकर कहा कि मेरे साथ आओ और डेमन गॉड को आजाद करने में मेरी मदद करो। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। कैप्टन वांग, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने इंसानियत को धोखा दिया था। ब्लैक फ्लेम ने बताया कि जब कैप्टन ने वो खास कवच पहना था तभी उनकी रूह शैतानों के कब्जे में आ गई थी। उसने कहा कि ये कोई गद्दारी नहीं थी, बल्कि ये तो होना ही था। कैप्टन वांग ने डेमन गॉड की सील ढूंढ ली थी, पर वो उसे अकेले नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए वो हम सबको यहाँ लेकर आए थे। सब डरे हुए थे और सदमे में थे, लेकिन तभी मैं पागलों की तरह हंसने लगा। ब्लैक फ्लेम ने हैरान होकर मुझसे पूछा कि मैं इस हालत में क्यों हंस रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि इतने सारे डेमन किंग्स को मारने के बाद आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा तलाश थी। उस शैतान के पास लाइफ क्रिस्टल था। मुझे तभी समझ आया कि बात जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं, लेकिन मेरी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसने बड़े ठंडे अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या मुझे वाकई लगता है कि मैं लाइफ क्रिस्टल लेकर अपनी बहन को बचा पाऊंगा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया होगा? उसकी बात सुनकर मेरी सांस तक अटक गई। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा और डर बैठ गया। मैंने गुस्से में उससे पूछा, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है?